डियर फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मिला के करीब करीब 3 करोड़ 20 लाख लोग फैले हुए हैं। और किसी देश से अगर सबसे ज़्यादा माइग्रेट्स होता है तो वो भारत देश है और हर साल उनकी संख्या करीब करीब 25 लाख है। फ्रेंड्स, हर साल करीब 50 to 60 lakhs पर्सन इंडिया विजिट करते हैं, उनको रिलेटिव्स को मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट, बॉन्ड, डिवेंचर, पेंशन फंड, इंश्योरेंस सब जगह रहता है। और इसलिए भारत सरकार भी विदेशों और एनआरआई से आया हुआ इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए बहुत ही लिबरल हो रही है फ्रेंड्स। और इसलिए हमारी वित्त संस्थाएं जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कई संस्थाएं बार बार नए नए रूल्स और रेगुलेशंस लेके आती है और उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। आज इसलिए 12 एनआरआई ऐसा प्रोग्राम लेके आई है जो हमारे एनआरआईज को और उनके इन्वेस्टमेंट कराने वाले इंटरमीडिएटरी को उनका नॉलेज को एनरिच करे। जी हाँ, मैं हूँ केतन बाराई और आप देख रहे हैं सवाल एनआरआई के जवाब बाराई के। Barai NRI, enriching the knowledge of NRI investment. डियर फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं एनआरआई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल जवाब का सिलसिला। पहला प्रश्न मुझे मिला है मध्य प्रदेश इंदौर सिटी से, जो पूछा है मिस्टर गणेश कुमार आशीर्वाद जी ने, जो कि ब्रांच मैनेजर है एलआईसी ऑफ इंडिया में। उनका प्रश्न है कि सन 2020 में एनआरआई की डेफिनेशंस में जो अमेंडमेंट लाया गया, 182 डेज की जगह 120 डेज लाया गया, वो ज़रा गौर से समझाएं और वो लाने की वजह क्या थी, उसका लॉजिक क्या था, वो भी हमें ज़रा समझाइए। गणेश जी, आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है और मैं पूरी प्रयत्न करूंगा कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको आपका क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। डियर व्यूअर्स, एनआरआई की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 6 में दी गई है और जो डेफिनेशन दी गई वो नॉन रेसिडेंट की नहीं है लेकिन वो रेसिडेंट की है। और हमें ये समझना है कि जो रेसिडेंट नहीं है वो नॉन रेसिडेंट है। हमें 3 बातें एनआरआई स्टेटस को तय करने के लिए देखनी होती है डेफिनेशंस के मुताबिक। नंबर 1 कि कोई पर्सन इंडिया में 182 डेज और उनसे ज़्यादा रहा हो तो वो रेसिडेंट इंडियन है। इन अदर वर्ड्स कि 182 डेज से कम रहा हो तो वो नॉन रेसिडेंट है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज और मोर रहा हो और उनके पहले का 4 साल में टोटल 365 या उनसे ज़्यादा रहा हो तो वो रेसिडेंट इंडियन है। इट मीन्स कि उनका स्टे अगर करंट ये लास्ट फाइनेंस ईयर में 60 डेज से कम हो और उनसे पहले का 4 साल में अगर 365 डेज से कम है तो वो नॉन रेसिडेंट है। अभी तीसरी जो डेफिनेशन है जो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी विदेश में ही रहते हैं, चाहे उनका स्टेटस एनआरआई हो और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसी भी स्टेटस पे रहते हो, पीआर हो, ग्रीन कार्ड हो, लॉन्डर हो, कुछ भी स्टेटस से लिए हो लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ऐसे लोग इंडिया विजिट करते हैं। उनको लिए ये देखना है हमें कि वो 182 और ज़्यादा दिन भारत में लास्ट फाइनेंशियल में रहा हो और उनके पहले का 4 साल में उनका स्टे 365 से ज़्यादा हो तो वो रेसिडेंट इंडियन है। तो सन 2020 में जो अमेंडमेंट लाया गया वो 3rd कंडीशन है, जो विदेश से इंडिया आते हैं उनके लिए जो 182 डेज का जो डेफिनेशंस में बताया गया था वो बदल के 120 डेज किया गया है कि अगर अब विदेश से कोई इंडिया आते हैं और 120 और उनसे ज़्यादा दिन रहते हैं
और उनके पहले के 4 साल अगर वो 365 या उनसे ज़्यादा दिन रहे हैं तो वो रेसिडेंट इंडियन है। लेकिन वो सबको लागू नहीं होता। अमेंडमेंट्स में क्लियरली लिखा है कि इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दैट इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन whose total income other than income from foreign sources exceeds rupees 15 lakhs during the previous year। अगर ऐसे ही आदमी को 120 डेज का रूल लागू होगा कि जिसमें विदेश की कमाई की वो उसको नहीं कंसीडर करना है। इट मीन्स कि भारत में अगर उनकी कमाई 15 लाख से ज़्यादा है उन्हीं व्यक्ति के लिए ये अमेंडमेंट्स 120 डेज का लाया गया है। आशीर्वाद जी ये इसलिए लाया गया कि कभी कभी कहीं लोगों को क्या टैक्स रेसिडेंसी नहीं बनती और टैक्स नहीं भरते। यह होता क्या है कि अगर 120 डेज हमने कम कर दिया 82 से ताकि वो रेसिडेंट बन गए इंडिया का, तो इंडिया का रेसिडेंट भी बन गए, इनकम भी इंडिया में उससे की हुई है तो उसको टैक्स भी इंडिया में भरना होगा। तो आप समझ गए उसका पीछे का लॉजिक क्या है। दूसरा प्रश्न आया है गुजरात के अहमदाबाद शहर से, जो पूछा है मिस्टर कश्यप झाला ने, जो कि LIC में सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स हैं। उनका प्रश्न है कि एज पर द इनकम टैक्स एक्ट NRI की डेफिनेशन अलग है और एज पर फेमा NRI की डेफिनेशन अलग है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एज पर द इनकम टैक्स एक्ट वो रेसिडेंट है, हालांकि एज पर फेमा इज ए नॉन रेसिडेंट। तो ऐसे मामले में हम कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कश्यप जी बहुत आपने बहुत सही बात बताई यार, मस्ट अप्रिशिएट। आपने काफ़ी अभ्यास किया है दोनों का डेफिनेशन का। आज हम सिंपल लैंग्वेज में दोनों डेफिनेशन में समझाऊंगा और उसके पूछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। मेरे पहले प्रश्न में ही मैंने इनकम टैक्स हिसाब भी NRI कौन स्टेटस बनता है वो तो मैंने समझा दिया। अभी हम फेमा की डेफिनेशन क्या है वो समझेंगे। उससे पहले फेमा क्या है मैं व्यूअर्स को बता दूं कि फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो RBI गवर्न करती है और 1999 में भारत सरकार द्वारा लाया गया। क्योंकि अभी देश में विदेश व्यापार बहुत बढ़ता जा रहा है तो उसको स्मूथ करना है और उसका मकसद यही है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अच्छी तरह से रेगुलेट हो, हमारा फॉरेक्स मार्केट है वो अच्छी तरह से ऑर्डरली ग्रोथ हो और कहीं गलत तरीके से पैसा जाए और ना आए, उसके लिए फेमा पूरा रेगुलेट करती है पूरा जो ट्रांजेक्शन का। और उनका मकसद ही अलग है, वो इनकम टैक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इनकम टैक्स को तो वही देखना है कि वो उनको इनकम टैक्स किसके पास ले और कब ले। फेमा की डेफिनेशंस जो है उसमें किया गया है कि कोई पर्सन 182 डेज से ज़्यादा भारत में रहा हो, इट मीन्स यहाँ 183 देना जरूरी है। सिवाय एक्सेप्शन आई पाए 3, एक कि वो फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आउटसाइड इंडिया जाता है या कोई बिजनेस करने के लिए वो इंडिया के बाहर जाता है, और या किसी भी पर्पस फॉर एनी अदर पर्पस इन सच circumstances as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period। किसी भी वजह से वो अनसर्टेन पीरियड के लिए भारत देश छोड़ता है, विदेश में जाता है, तो उनको ये कंडीशंस 183 डेज वाली लागू नहीं होती है। ऐसा ही कहा गया है NRI की डेफिनेशन फेमा में कि इफ़ यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और लेस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देन यू विल बी ट्रीटेड एज NRI एज पर फेमा एक्ट। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस। वो जो 3 है वही कंडीशंस यहाँ भी है। 1 कि फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया के लिए आप आए हो, और फॉर कैरिंग द बिजनेस के लिए आप इंडिया में आए हो, or for any other purpose in such circumstances would indicate your intention to stay in India for uncertain period। It means कि आप uncertain period के लिए भी भारत में आप आ रहे हो तो 182 डेज वाली कंडीशंस लागू नहीं होती। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके में समझाऊंगा, आपको ये और भी क्लियर डेफिनेशंस दोनों की हो जाएगी। सपोज आप इंडिया छोड़ के अमेरिका जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आज इंडिया छोड़ के जैसे ही अमेरिका आप गया तो डे 1 यू बिकम द NRI, क्योंकि एक्सेप्शन लिखा गया है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश जाता हो तो 182 और ज़्यादा का कंडीशंस लागू नहीं होता। ये क्यों है? क्योंकि आप जब अमेरिका जाते हो तो आपको सबसे पहले
आपको अकाउंट्स खोलना है इंडिया में, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल या नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी और किसी भी अकाउंट्स खोलना है, वहाँ बैंक कहती है कि आप एनआरआई होना चाहिए। तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एनआरआई बनने के लिए आपको 182 डेज राह देखनी है। तो क्या हमें अकाउंट नहीं खोलना है? और इसलिए यहाँ फेमा को हमें कंसीडर करना है। फेमा क्लियरली कहती है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश जाते हो तो 182 डेज का कंडीशन लागू नहीं होता। इट मीन्स कि द डे 1 आप जैसे ही अमेरिका पहुंचते हो उसी दिन एज पर द फेमा यू बिकम द नॉन रेसिडेंट और आप तुरंत ही आपका अकाउंट्स जो है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल या नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स खोल सकते हैं। वाइस वर्सा, आप जैसे अमेरिका छोड़ के भारत वापिस आते हो फॉर द इंटेंशन टू स्टे देयर फॉर अनसर्टेन पीरियड, अब अभी भारत में ही रहना है, तो यहाँ भी 182 डेज लागू होता नहीं है क्योंकि यह एक्सेप्शनल है। आप अनसर्टेन पीरियड पर वापिस आ गए तो आप भले ही आप नॉन रेसिडेंट इंडियन थे लेकिन भारत में आ गए तो डे 1 यू बिकम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि फेमा के मुताबिक रेसिडेंट इंडिया एनआरई या एनआरओ अकाउंट चालू नहीं रह सकते। तो आपको जैसे ही आप इंडिया आते हो उसी दिन आपको आपका अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल के तौर से पूरा ही आपको क्लियर हो गया होगा एज पर द फेमा और एज पर द इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने देर तक आप मेरे साथ में रहे। अब और भी क्वेश्चंस आपके पास है तो नीचे लिंक दी गई हुई उसमें आप गूगल फॉर्म भर दीजिए और मैं प्रयत्न करूंगा कि आपका प्रश्न का जवाब जल्द से जल्द मैं दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।